There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. दो 2024 में तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च होती है और सिर्फ 2 सालों में यानी 2026 में वो तमिलनाडु के इलेक्शन जीतकर अपनी हुकूमत कायम कर लेती है। इस पार्टी का नाम है TVK यानी तमिलनाडु वेतरी कज़ाक। इस पार्टी का जो सबसे पावरफुल एसेट है वो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है। इस पॉलिटिकल पार्टी का जो पावरफुल एसेट है वो सिर्फ एक चेहरा है। उस चेहरे का नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। जोसेफ विजय चंद्रशेखर तमिल सिनेमा का सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, बल्कि वो वहाँ पे इमोशन बन चुका है। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है। वो क्वेश्चन ये कि क्या ये सिर्फ एक हीरो की पॉलिटिक्स में एंट्री है या फिर एक ऐसे मुआशरे का, एक ऐसी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है जहाँ पे हम लीडर्स को वोट नहीं देते बल्कि एक हीरो को फॉलो करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ विजय की बात नहीं करेंगे बल्कि इस ब्रॉडर फिनोमेना की बात करेंगे जहाँ पे जो हीरोज़ हैं वो आवाम की इमोशंस को मैनिपुलेट करके पावर में आते हैं और पावर में आने के बाद उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही भयानक होता है। विजय 1974 में चेन्नई में पैदा हुए। उसके वालिद एस ए चंद्रशेखर एक फ़िल्म डायरेक्टर और उसकी मदर एक प्लेबैक सिंगर हैं। विजय ने सिर्फ 10 साल की उम्र में कैमरे के सामने कदम रखा, लेकिन उसकी इनिशियल तमाम फिल्में फ्लॉप हो गई थी, जिनमें से अक्सर उसके वालिद ने डायरेक्ट किए थे। लेकिन फिर 2004 में उसने गिल्ली फिल्म बनाई जिसने तमिल सिनेमा के तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसमें से रामचंद्रन का 1969 का रिकॉर्ड भी टूट गया था। अगर हम विजय की फिल्मों को एक लाइन में देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पैटर्न हमें नज़र आता है। ऐसा लगता है कि विजय ने सालों से एक हीरो से एक पॉलिटिकल लीडर बनने का रास्ता साफ किया है। मिसाल के तौर पर उसकी मूवी थलाविया में एक आम आदमी लीडर बनता है। मरसल में वो हेल्थ केयर करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ता है। खेती में वो किसानों के हक में लड़ता है और कॉरपोरेट एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है। सरकार में वो इलेक्टोरल प्रोसेस को चैलेंज करता है। और ये सब कुछ क्या महज को इंसिडेंट हो सकता है या ये 30 साल की एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग है? यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब 30 सालों से आप एक बंदे को डिफरेंट फिल्मों में एक सेवियर के तौर पर देखेंगे, एक सोशल वर्क करते हुए देखेंगे, तो आपका दिमाग उस बंदे का जो फिल्मी रोल है उसमें और उस बंदे का जो एक्चुअल सेल्फ है उन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। आपके दिमाग को लगेगा कि ये बंदा एक्चुअल में भी, रियलिटी में भी ये काम कर सकता है। विजय ने अपनी फिल्मों में क्या किया? विजय ने सरकार में इलेक्टोरल प्रोसेस को चैलेंज किया। फिर मरसल में उसने हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर काम किया और हेल्थ केयर सिस्टम को फ्री किया। फिर किसान में उसने किसानों की बात की। लेकिन इन तमाम फिल्मों में जो कुछ भी हो रहा था वो एक स्क्रिप्ट राइटर की डिसीजन थी। अगर आपने एक्चुअल में, रियलिटी में अगर हॉस्पिटल्स को या हेल्थ केयर सिस्टम को फ्री करना है, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी चाहिए, उसके लिए बजट चाहिए, उसके लिए विल और नॉलेज दोनों का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। फिल्म में और रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो हीरोज़ होते हैं वो ख़ुद को ऑथेंटिक साबित करने में इंतहाई एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ऑथेंटिक होने में और ऑथेंटिक दिखने में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखें, डेमोक्रेसी में एक बहुत ही सिंपल रूल चलता है। जो पब्लिक है वो लीडर को वोट देती है, वो लीडर जाके काम करता है और फिर जो पब्लिक है वो उनसे सवालात करती है। इसका मतलब ये है कि जो लीडर है वो आवाम के सामने अकाउंटेबल है। लेकिन जब एक हीरो आपका लीडर बन जाए तो ये पूरा चक्कर टूट जाता है, क्योंकि लीडर से आपको बेइंतहा लव होता है। और जब आप किसी इंसान से अंधा लव करते हैं तो उससे कोई क्रिटिकल सवाल नहीं पूछते हैं। इस सिचुएशन में जो लोग उन लीडर्स पर तनकीद करते हैं उनको दुश्मन माना जाता है और जो लोग सवाल करते हैं उनको गद्दार समझने लगते हैं। ये जो बिहेवियर है ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में बहुत ही क्लियर हमें नज़र आता है, जहाँ परफॉर्मेंस से ज़्यादा उस लीडर की इमेज मैटर करती है, जहाँ पॉलिसीज़ से ज़्यादा परसोना मैटर करता है, जहाँ रियलिटी से ज़्यादा नैरेटिव बिकता है। और विजय की जो पॉलिटिक्स है वो भी इस ब्रॉडर फिनोमेना का
हिस्सा लगता है। विजय ने भी अपनी जो फैन मूवमेंट है या फैन कल्चर है उसको एक पॉलिटिकल एसेट में कन्वर्ट किया है। यानी पहले जो लोग विजय के डायलॉग्स पे तालियां मारते थे वो अब विजय के पॉलिटिकल स्लोगन पे तालियां मारेंगे। ये लोग इतनी जल्दी इसलिए चेंज नहीं हुए हैं कि बहुत ज़्यादा उनके पास पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है। ये लोग इसलिए चेंज हुए हैं क्योंकि इनका लीडर चेंज हुआ है। उनका लीडर एक हीरो से अब एक पॉलिटिकल लीडर बन गया है। ऐसे लोग किसी पॉलिसी से ज़्यादा एक हीरो को अपना मसीहा मानते हैं। मसला ये नहीं है कि क्यों एक हीरो पॉलिटिकल लीडर बन गया है, मसला ये है कि क्या हम इस हीरो से एक लीडर की तरह सवाल पूछ सकते हैं। तमिलनाडु में ये पहली दफ़ा नहीं है कि जहाँ एक हीरो सीएम बन गया है। तमिलनाडु ने पहले भी ये 2 दफ़ा देख चुका है। वैसे भी तमिलनाडु का जो सिनेमा है और पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तमिलनाडु का जो सिनेमा है वो एक पॉलिटिकल नर्सरी के तौर पर काम करता है। इससे पहले 1977 में तमिलनाडु का जो सुपरस्टार है रामचंद्रन ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम है AIADMK। फिर वो वहाँ का सीएम बना, लेकिन सीएम बनने के बाद अपनी पार्टी के अंदर जितने भी अपोजिट वॉइसेस थी उनको दबा दिया, फ्री मीडिया को उसने दबाया और फिर वो अकेले पूरे पार्टी को चलाता रहा। लेकिन जब वो मर गया तो इसकी पूरी पार्टी जिया ललिता के गोद में चली गई। जिया ललिता खुद एक हीरोइन थी और 6 दफ़ा सीएम बनी। उसको तमिल में माँ कहा जाता था, लेकिन फिर तमिल की उस माँ को डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस में जेल भेजा गया। इसका मतलब यह है कि उसके पास बेइंतहा जायदाद थी, बेइंतहा पैसे थे। ये जो हीरो से लीडर बनने का फिनोमेना है ये सिर्फ तमिल तक या इंडिया तक महदूद नहीं है, इसको हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर रोनाल्ड रेगन को देखें, ये हॉलीवुड का एक बहुत ही मशहूर एक्टर था। फिर 1981 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन इसके दौर में अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो मज़ीद बढ़ गया है। मिसाल के तौर पर जो अमीर है वो अमीर होता गया और जो गरीब है वो गरीब होता गया। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को देखें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बदतरीन प्रेसिडेंट माने जाते हैं। फिर पाकिस्तान में इमरान खान है और यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को देखें जो कि एक टीवी कॉमेडियन थे। फिर वो बाद में 73 वोट लेके प्रेसिडेंट बने। मज़े की बात यह है कि इन तमाम एक्टर्स में से कोई एक भी विजनरी लीडर नहीं बन सका है। प्रॉब्लम ये हीरोज़ नहीं है बल्कि प्रॉब्लम हम खुद हैं। हमारे अंदर वो पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है कि हम समझ सकें कि एक हीरो पूरी कंट्री को फिक्स नहीं कर सकता है। हमने आज तक किसी सिस्टम की बात नहीं की बल्कि हम एक किसी अच्छे इंसान के इंतज़ार में हैं। हमने कभी भी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग नहीं किया बल्कि किसी मसीहा के इंतज़ार में हैं। हमने कभी भी फ्री मीडिया की बात नहीं की क्योंकि हमें अपनी हीरो की तारीफ़ चाहिए। हमने कभी भी अपोजिशन को इम्पॉर्टेंट नहीं समझा क्योंकि हमें लगता है कि हमारा हीरो सब कुछ फिक्स कर देगा। और जब हम तारीख देखते हैं तो पता चल जाता है कि जिन स्टेट्स ने अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत किए वो स्टेट्स ज़्यादा स्ट्रांग हुए और जिन स्टेट्स ने हीरोज़ को चेंज किया वो स्टेट आज तक गुर्बत और माशी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। मिसाल के तौर पर जापान को देखें, वर्ल्ड वार 2 के बाद उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया। आज वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है। इसी तरह आप जर्मनी को देखें, वर्ल्ड वार 2 के बाद उन्होंने इंडिविजुअल्स के बजाय अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया और आज वो यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है। जो नेशंस अपनी लीडर से सवाल करती हैं, उनसे पॉलिसीज़ मांगती हैं और अपनी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करती हैं, वो नेशंस आज दुनिया के सबसे मजबूत नेशंस हैं। और जो नेशंस अपने लीडर से ब्लाइंड लव करती हैं, वो नेशन आज दुनिया की सबसे वीक नेशंस हैं। वो सिर्फ हीरोज़ को चेंज करती रहती हैं।